अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे और आपने अपने पिछले सारे लेक्चर जो है वो तैयार कर लिए होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो पर्टिकुलरली इसमें जो मेन है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के दरमियान रिलेशनशिप है और डेटाबेस एप्लीकेशंस की आगे जो है वो रेंज है। तो ये हम आज देखेंगे और आज आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसको स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम इज़ अ प्रोग्राम डेट इज़ यूज टू सेंड कमांड टू डेटाबेस। इसका क्या मतलब है कि डेटाबेस के साथ यूज़र जो है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता। जब भी यूज़र ने डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना है तो इसके लिए एक एप्लीकेशन का होना ज़रूरी है जिसके थ्रू यूज़र जो है वो डेटाबेस के को कमांड जो है वो जारी कर सके कि उससे फ़लाँ चीज़ रिक्वायर्ड है, फ़लाँ डेटा रिक्वायर्ड है, या वो डेटाबेस के कोई क्यूरी मतलब कोई उसकी क्यूरी है कि जैसे रोल नंबर 35 है तो उसका डेटा जो है वो फैच होके आ जाए। तो इसके लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम का होना ज़रूरी है जिसे डेवलपर जो है वो डेवलप करते हैं। और आम यूज़र जो है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम को थ्रू इंटरफेस जो है वो यूज़ करता है, जो कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। यूज़र उसके थ्रू अपना डेटा जो है वो एंटर करते हैं। जैसे फॉर्म की एग्जांपल ले लें, आपका एडमिशन फॉर्म है, ऑनलाइन है और आप उसके अंदर डेटा जो है वो एंटर करते हैं, तो आपको नहीं पता कि ये डेटा जो है आप जो एंटर कर रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, या आपकी कोई डिटेल अगर उस पर आ रही है, जैसे लिखा आ रहा है कि आपने यहाँ पे न्यूमेरिक डेटा एंटर करना है, तो वो वाला जो लिखा हुआ है वो कहाँ से जनरेट होके आ रहा है। इस सारी चीज़ के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम का होना जो है वो ज़रूरी है। एप्लीकेशन प्रोग्राम बेसिकली कमांड जो है वो डेटाबेस को जनरेट करता है, जिसके लिए इनके इंटरमीडिएट डेटाबेस और एप्लीकेशन प्रोग्राम के इंटरमीडिएट सॉफ्टवेयर यूज़ होता है जो कि लेयर का काम करता है। ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, डेटाबेस के अंदर डेटा डालने के लिए और डेटाबेस से डेटा को निकालने के लिए, यानी फैच करने के लिए यूज़ हो रहा होता है। अब ये सॉफ्टवेयर क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक टूल है। तो इस तरह से क्या हुआ कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम के दरमियान जो है एक रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट होता है। अगर हम आपकी ये फ़िगर जो दी गई है, इसकी यहाँ पे जो फ़िगर है, अगर इसकी मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो यूज़र जो है वो यूज़र इंटरफेस के ज़रिए एप्लीकेशन प्रोग्राम को इस्तेमाल करते हुए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए डेटाबेस के साथ क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। यानी ये सारी जो चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हैं। जैसे यूज़र इंटरफेस, देन वो एप्लीकेशन प्रोग्राम को इस्तेमाल करते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम मज़ीद आगे जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके साथ डील करते हुए कहाँ से डेटा को फैच या रिट्रीव करता है डेटाबेस से। इसको मज़ीद समझाने के लिए थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है वो आपका फ्रंट एंड कहलाता है और डेटाबेस जो है वो बैक एंड कहलाती है। जो आम नॉन टेक्निकल यूज़र होता है ये उसका कंसर्न नहीं है कि बैक एंड पे क्या हो रहा है, डेटा किस तरह से सेव हो रहा है, किस तरह से रिट्रीव हो रहा है। तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो देख रहा होता है कि डेटा किस तरह से रिट्रीव करना है, किस तरह से उसको अपडेट करना है, कौन सी क्यूरीज यूज़र जो है वो जनरेट कर रहा है उनको हैंडल कर रहा होता है। तो इसको मज़ीद समझने के लिए मैं आगे आपको एक डायग्राम की मदद से इसको समझाती हूँ। ये वो डायग्राम है, ज़रा देखें। इसमें यूज़र एंड प्रोग्रामर, यूज़र और प्रोग्रामर क्यों लिखा है? बिकॉज यूज़र भी इंटरेक्ट कर सकता है, प्रोग्रामर भी इंटरेक्ट कर सकता है डेटाबेस के साथ। तो वो किसके थ्रू इंटरेक्ट कर रहा है? एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के ज़रिए वो क्यूरीज देता है, यानी जो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इन अदर वर्ड्स आप क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे ये वाला जो अगला ब्लॉक है इसको पूरे को नाम दिया गया है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। इसमें क्या है? सॉफ्टवेयर टू
प्रोसेस क्यूरी, इन क्यूरीज़ को प्रोसेस करने वाला सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर टू एक्सेस द डेटा। फिर कहाँ से वो डेटा लेता है? डेटाबेस से डेटा लेता है। डेटाबेस में डेटा किस तरह से स्टोर है? डेटा और उसका मेटा डेटा, यानी डेटा और अबाउट डेटा के डेटा किस तरह का है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन प्रोग्राम और हमारे पास जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक रिलेशनशिप था। ये आई होप सो आपको यहाँ से समझ आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास जो है वो रेंजेस ऑफ डेटाबेस एप्लीकेशन है। तो हमारे पास रेंजेस ऑफ डेटाबेस एप्लीकेशन में कौन कौन सी डेटाबेस आ जाती हैं? सबसे पहले हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर डेटाबेस आती है। पर्सनल कंप्यूटर डेटाबेस इस तरह का डेटाबेस है जो कि स्टैंड अलोन पीसी या स्टैंड अलोन यूज़र के लिए डिज़ाइन किया गया होता है। इसमें डेटाबेस जो है वो यूज़र अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करता है। जैसे आपको एग्जांपल दूँ तो मेडिकल कंपनी का जो रिप्रेजेंटेटिव है कोई, वो अपने कंप्यूटर पे कस्टमर्स का डेटा सेव करने के लिए डेटाबेस को इंस्टॉल करता है और इसको वो यूज़ करता है। इस तरह से डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स जो होंगे उन्होंने अपने अपने कंप्यूटर्स पर जो है अलग-अलग से इसको इंस्टॉल किया होगा। अब इसके अंदर इसको किन चीज़ों का ख्याल जो है वो रखा जाता है? इट शुड बी परचेज्ड और डेवलप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हमने परचेज़ करनी है? इट शुड बी डेवलप बाय द एंड यूज़र। क्या इसका एंड यूज़र या फिर कोई स्पेसिफिक या पर्टिकुलर जो है वो प्रोग्रामर जो है जिसको जो प्रोफेशनल हो वो इसको डेवलप करेगा? रिक्वायर्ड डेटा एंड द डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस के किस तरह की इसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी? सिलेक्शन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फॉर डेटाबेस एप्लीकेशन के लिए किस तरह का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो फॉलोअप किया जाएगा? सिंक्रोनाइजेशन ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर डेटाबेस विद अदर डेटाबेस। क्या जो पर्सनल कंप्यूटर डेटाबेस है उसको सिंक्रोनाइज़ करना है दूसरी डेटाबेसेस के साथ? एक्यूरेसी ऑफ अ डेटा इन अ पर्सनल कंप्यूटर, इसके अलावा एक्यूरेसी का ख्याल रखना है। अब इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं वो प्रॉब्लम कौन सी हो सकती है कि जैसे HOD है, उसने तमाम कस्टमर्स का डेटा या तमाम पेशेंट्स का डेटा जो है वो व्यू करना चाह रहा है। तो क्योंकि ये तमाम लोगों के तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स के लैपटॉप्स पे अलग-अलग से इंस्टॉल है तो उसके लिए उसको क्विकली व्यू करना जो है वो मुश्किल होगा। उसके बाद हमारे पास वर्क ग्रुप डेटाबेस जो है वो आती है। वर्क ग्रुप डेटाबेस, वर्क ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो वर्क ग्रुप जो है ये इसमें कलेक्टिवली जैसे लोग जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। ये नॉर्मली कंसिस्ट होता है 25 से लेस दैन लोगों के लिए। अ टाइप ऑफ डेटाबेस दैट इज स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू सपोर्ट द वर्क ग्रुप इज़ नोन एज अ वर्क ग्रुप डेटाबेस। इसको वर्क ग्रुप डेटाबेस भी कहा जाता है। और यहाँ पर लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं थ्रू अ लोकल एरिया नेटवर्क, यानी लोकल एरिया नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए ये जो 25 या 25 से कम लोगों का ग्रुप है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है। और जो डेटाबेस है वो सेंट्रली स्टोर होती है जिसको हम सर्वर कंप्यूटर भी बोलते हैं। ऑल द मेंबर ऑफ अ वर्क ग्रुप कैन शेयर दिस डेटाबेस, और तमाम जो मेंबर होते हैं वो इस डेटाबेस को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। शेयर करने के बाद अब आगे इस डेटाबेस की जो प्रॉब्लम्स हैं, द मेन प्रॉब्लम आर द सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी। हो सकता है कि तमाम लोग उस डेटाबेस को एक ही वक्त में एक्सेस कर रहे हों और एक जैसे एक्शन परफॉर्म कर रहे हों, तो इसमें कंकरेंसी कंट्रोल की प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए इसको डिज़ाइन करते वक्त हमें ये ख़ास चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ अ डिफरेंट मेंबर ऑफ अ वर्क ग्रुप। कंकरेंसी को कंट्रोल करना पड़ेगा, जो अभी मैंने आपको बताया। डिसीजंस अबाउट द लोकेशन ऑफ अ डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन अ सर्वर और वर्क स्टेशन के जो ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं वो सर्वर पे होंगे या फिर वर्क स्टेशन पे होंगे, इस चीज़ का ख्याल रखना है। उसके बाद हमारे पास जो डेटाबेस अगली जो टाइप है वो हमारे पास डिपार्टमेंटल डेटाबेस है। डिपार्टमेंट किसको बोलते हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एन ऑर्गेनाइजेशन may have a many department like a marketing, production and the accounting department. A department normally consists of a 25 to 100 people, और एक डिपार्टमेंट के अंदर 25 से 100 तक लोग जो हैं वो होते हैं। डिपार्टमेंट डेटाबेस आर
स्पेशली डिज़ाइन टू सपोर्ट द फंक्शन ऑफ अ डिपार्टमेंट, कि ये डेटाबेस इसलिए डिज़ाइन की जाती है कि वो जो है डिपार्टमेंट की नीड्स को पूरा करे। सम इम्पॉर्टेंट डिसीजन अबाउट द डिपार्टमेंट डेटाबेस आर एज फॉलो, इसके जो अहम डिसीजन जो इस डेटाबेस से रिलेटेड लिए जाते हैं वो ये हैं: डेटाबेस डिज़ाइन फॉर द एफिशिएंट परफॉर्मेंस टू हैंडल अ लार्जर नंबर ऑफ अ यूज़र एंड ट्रांजेक्शन। इसमें लार्ज नंबर के अच्छा, जो नेक्स्ट डेटाबेस टाइप जो है वो हमने करनी है वो है हमारे पास इंटरप्राइज डेटाबेस। इंटरप्राइज डेटाबेस जो है वो क्या होती है? अ टाइप ऑफ डेटाबेस दैट इज स्पेशली डिज़ाइन टू सपोर्ट द फंक्शन ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन और मैनी डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ नोन एज ए इंटरप्राइज डेटाबेस, जिसमें पूरे डिपार्टमेंट्स को, एक ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिपार्टमेंट्स को हैंडल करना हो, वो हमारे पास इंटरप्राइज डेटाबेस होती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरप्राइज डेटाबेस इज़ नोन एज अ डेटा वेयर हाउस, इसको डेटा वेयर हाउस भी कहा जाता है। द कंटेंट ऑफ अ डेटा वेयर हाउस आर ड्राइव्ड फ्रॉम मैनी ऑपरेशनल डेटाबेस, इसके जो कंटेंट्स होते हैं वो हम बहुत इन सारी टाइप से निकाल सकते हैं, लाइक पर्सनल कंप्यूटर डेटाबेस से, वर्क ग्रुप से, या फिर डिपार्टमेंटल डेटाबेस से इसके कंटेंट्स को अचीव किया जाता है। सपोज अ यूनिवर्सिटी हैज़ अ मैनी डिपार्टमेंट, जिस तरह एक यूनिवर्सिटी है उसके बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट हैं, CS का है, बायोलॉजी का है, तो उसमें ईच डिपार्टमेंट यूजेज अ डिपार्टमेंट डेटाबेस टू मेंटेन द फंक्शन ऑफ अ डिपार्टमेंट। तो हर जो डिपार्टमेंट है वो अपने अपने रिकॉर्ड्स को मैनेज करने के लिए डिपार्टमेंटल डेटाबेस यूज़ करेगा। द वाइस चांसलर नीड टू गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंट डिपार्टमेंट फ्रीक्वेंटली, और वीसी जो है वो चाहेगा कि वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन ले, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसकी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए डेटा वेयर हाउस जो है वो डेवलप करना पड़ेगा, और वो जो कि तमाम यूनिवर्सिटी का होगा वो कहाँ पे उसको इंस्टॉल किया जाएगा? वीसी के ऑफिस में। द डेटा वेयर हाउस विल एक्सट्रैक्ट द डेटा बेसिस ऑफ अ डिफरेंट डिपार्टमेंट पीरियडिकली, तो वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की डेटाबेस से डेटा को फ्रीक्वेंटली जो है वो एक्सट्रैक्ट करेगा मतलब वहाँ से निकालेगा। सम इम्पॉर्टेंट डिसीजन अबाउट द डिपार्टमेंट डेटाबेस और एज फॉलो, इसके जो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो कौन कौन से डिसीजंस जो हैं इसमें लेने पड़ते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा अमंग वेरियस लोकेशन इन अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, यानी मुख्तलिफ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में जो है डिस्ट्रीब्यूशन डेटा की जो है वेरियस लोकेशन में किस तरह से होगी। मेंटेनेंस ऑफ अ स्टैंडर्ड फॉर डेटा नेम डेफिनेशन, डेटा के स्टैंडर्ड्स जो है वो हर जगह पर किस तरह से मेंटेन करने हैं, ये सारी चीज़ें जो है इनका ख्याल जो है वो रखना पड़ेगा। उसके बाद हमारा ये जो है डेटाबेस की रेंज ऑफ डेटाबेस एप्लीकेशन जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो एक टॉपिक जो है इसका रहता है वो हम आज ही कंप्लीट कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ यूज़र जो है इसके अंदर आता है। इस लास्ट में हमारे पास हिस्ट्री ऑफ डेटाबेस सिस्टम्स आता है जो कि हमने नहीं करना है, इसको छोड़ देना है, और ये हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। टाइप्स ऑफ यूज़र्स में हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्रामर आते हैं। अब एप्लीकेशन प्रोग्राम का जो आपने पढ़ा था, तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर कौन होते हैं? जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। दीज प्रोग्राम कैन बी यूज़ टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस, ये डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्रामर डिज़ाइन एप्लीकेशन प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ यूज़र, ये यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली एप्लीकेशन प्रोग्रामर जो हैं वो एप्लीकेशन प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। एंड यूज़र कौन से होते हैं? जो कि डायरेक्टली डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जैसे दे आर रिस्पॉन्सिबल टू इंसर्ट, डिलीट, अपडेट अ डेटा इन अ डेटाबेस, दे गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सिस्टम एंड जब भी उनको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है तो वो डेटाबेस से जो है डेटा को व्यू कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड यूज़र आर एज फॉलो, मुख्तलिफ टाइप्स हैं। कौन कौन सी? नाइव यूज़र है। नाइव यूज़र किसे कहा जाता है? जिसके पास टेक्निकल नॉलेज ना हो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। दे यूज़ डेटाबेस थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्राम, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। उनका ये सरदर्द नहीं होता कि डेटा कहाँ जाके स्टोर हो रहा है, किस तरह से फैच हो रहा है, कौन से ऑपरेशन जो है उसके ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये हमारे पास नाइव यूज़र होते हैं। उसके बाद हमारे पास सोफिस्टिकेटेड यूज़र हैं। तो सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स आर द यूज़र हु आर फेमिलियर विद द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस, जिनको डेटाबेस के स्ट्रक्चर का पता हो कि किस तरह से
डेटाबेस के अंदर डेटा जो है वो स्टोर होगा, फैसिलिटीज़ और ये सारी चीज़ों का उन्हें नो हाउ होना ज़रूरी है। सच एज़ यूज़र कैन यूज़ अ क्यूरी लैंग्वेज जैसे SQL है, MySQL है, तो इसकी मदद से डेटाबेस के ऊपर जो ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। तो सोफिस्टिकेटेड यूज़र को इनका नॉलेज होता है। सम सोफिस्टिकेटेड यूज़र कैन ऑल्सो राइट एप्लीकेशन प्रोग्राम। इसके अलावा सोफिस्टिकेटेड यूज़र जो है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। थर्ड नंबर पे जो हमारे पास यूज़र है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है। द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल person of the organization or the most responsible person for managing the whole database system is called the database administrator। ये उसके पास तमाम इख्तियारात होते हैं। वो he is the responsible to maintain, manage and update a database। he designs, create, maintain the database। he manage the user who can access the database and control the integrity issue। इसके अलावा integrity issue, reliability के जो issues हैं उनको भी कंट्रोल करता है। सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, उसके जो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं यानी वो क्या क्या काम जो है वो कर सकता है। इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, उसने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, उनको अप टू डेट रखना है। मॉनिटरिंग ऑफ अ डेटाबेस सिस्टम को मॉनिटर करना है। सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम डेट अकर इन द डेटाबेस सिस्टम के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको रिजॉल्व करना है, उनके सोल्यूशंस देने हैं। असाइनिंग द परमिशन टू अ डिफरेंट यूज़र टू यूज़ अ डेटाबेस सिस्टम, उसने ऑथराइजेशन देनी है कि कौन सा यूज़र कितना इसको जो है व्यू कर सकता है या डेटाबेस के अंदर जो है वो चेंज वगैरह अगर कोई यूज़र जो है वो उसके पास कितना अख्तियार है, क्या वो डिलीट कर सकता है या अपडेट कर सकता है। इस तरह के जो राइट्स हैं ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही असाइन करता है। टेकिंग अ रेगुलर बैकअप ऑफ डेटाबेस, इसके अलावा डेटाबेस का बैकअप रखना ताकि अगर सिस्टम क्रैश हो जाता है तो आपके के पास डेटाबेस का बैकअप हो ताकि वो मैनेज कर सके। रिस्टोरिंग द सिस्टम इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम और सिस्टम क्रैश, अगर तो सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। उसी पॉइंट के साथ मैंने आपको बता दिया कि अगर सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस चीज़ को इंश्योर करे कि डेटा को मतलब वो मैनेज कर सके डेटाबेस को, उसको कंटेंट्स जो हैं वो जो लॉस्ट ना हो या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम जो है वो ना आए सिस्टम के अंदर, वो तमाम चीज़ों को स्मूथली रन करे। तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो मोस्ट टेक्निकल पर्सन होता है और उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो तमाम सिस्टम को जो है वो अंडर अपनी सुपरविजन जो है वो कंट्रोल करे। तो यहाँ तक ही आज का आपका लेक्चर भी ख़त्म हुआ, आपका चैप्टर भी ख़त्म हुआ। आप लोगों के जो जो क्वेश्चंस हैं, जो जो क्यूरीज़ हैं वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह पाक आपको बहुत सी आसानियाँ अता फरमाए।